Hello my friends, welcome to Mana Prime. Now let's begin. एपिसोड स्टार्टिंग में दिखते हैं एजिन और मुरोंग के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई है। एजिन फाइट के अंदर अपनी ब्लू ड्रैगन स्वॉर्ड को यूज कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ मुरोंग फाइट में जिन यांग नंग के एक हथौड़े का यूज कर रहा है जो कि उसने टियान लोंग से उधार लिया है। इस फाइट के अंदर मुरोंग के पास एडवांटेज है क्योंकि अगर मुरोंग का हथौड़ा एजिन की तलवार को प्रोटेक्ट करेगा तो एजिन की तलवार टूट सकती है और साथ ही मुरोंग के हथौड़े के अंदर एक स्पेशल पावर और है। मुरोंग का हथौड़ा दूर तक अटैक कर सकता है, यानी मुरोंग के हथौड़े के अंदर एक चेन लगी हुई है जिससे उसे कितनी भी दूरी तक अटैक किया जा सकता है। एजिन स्टार्टिंग में तो पूरी तरह से डिफेंसिव फाइट करता है, लेकिन तभी भागते हुए एक अच्छा सा प्लान बना लेता है। मुरोंग एजिन को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन एजिन अपनी तलवार यूज करके उस हथौड़े को ब्लॉक कर लेता है। ये देखकर आसपास डिस्पल्स कहते हैं ये लड़का कितना बेवकूफ है, हथौड़े के साथ फाइट में अपने स्वॉर्ड का यूज कर रहा है। इसको बिल्कुल भी डर नहीं है कि किसी भी समय इसकी स्वॉर्ड टूट सकती है। तभी दूसरा डिस्पल कहता है थोड़ा ध्यान से देख, वो स्वॉर्ड का यूज नहीं कर रहा। जिस तरह से वो फाइट कर रहा है उस तरह से स्वॉर्ड टूटने के चांसेस काफी ज्यादा कम है। वो फाइट के अंदर स्वॉर्ड की पिछले साइड का यूज कर रहा है जिसमें टूटने के चांस नहीं है। ये वाला हिस्सा बहुत ज्यादा मजबूत होता है, इसकी मदद से वो आसानी से उस हथौड़े के ब्लॉक अटैक को ब्लॉक कर सकता है। तभी एजिन उस हथौड़े के अटैक को ब्लॉक करते हुए मुरोंग से कहता है अब तुम्हें खुद भी इस हथौड़े के अटैक को सहन करना चाहिए, इससे अपने ऊपर पड़ा के देखो किससे कितना दर्द होता है। ये कहते हुए एजिन अपनी तलवार जोर से घुमाता है, उसके ऐसा करते ही वो हथौड़ा अपने आप ही चलकर मुरोंग की तरफ जाने लगता है। मुरोंग उस हथौड़े को अपनी तरफ देख सोचता है ये तो मुझ पे अटैक करने वाला है, अब मैं क्या करूं। तभी टियान लोग चिल्लाए कहता है मुरोंग हथौड़े के अटैक को बचने के लिए इस हथौड़े का यूज करो। जिन हैमर का यूज खुद को डिफेंड करने के लिए और यांग हैमर का यूज अटैक करने के लिए करो। यही सही तरीका है इस हथौड़े को यूज करने का और इस फाइट में जीतने का। मुरोंग कहता है टियान लोंग मैं समझ गया, अब मुझे क्या करना है। ये कहते हुए मुरोंग उस हथौड़े के पिछले हिस्से को टच करता है, उसके ऐसा करते ही मुरोंग के आसपास में एक डिफेंस शील्ड बन जाती है। इस शील्ड की वजह से वो हथौड़ा मुरोंग के टकराता है, लेकिन मुरोंग की कुछ होता नहीं है। इसके बाद मुरोंग एजिन से कहता है मानना पड़ेगा तुमने इस तलवार को काफी अच्छी तरह से यूज करना सीख लिया है। अपने तरीकों से तुम एक स्वॉर्ड को एक हैमर के सामने यूज कर पा रहे हो बिना उसकी टूटने के डर के। एजिन कहता है अभी तो तुमने देखा ही कहाँ है, अभी तो तुमने इस तलवार की पूरी पावर देखी ही नहीं। जब तक ये तलवार तुम्हारे पास थी तब तक तुम तलवार का 50% भी यूज नहीं कर पाए थे, लेकिन अब ये तलवार अपने फुल फॉर्म में है। ये कहने के बाद में एजिन उस तलवार के ऊपर अपने अंगूठा रखता है और फिर कहता है राइस। एजिन के इतना कहते ही उस तलवार के अंदर से दो कलर के अलग अलग ड्रैगन बाहर निकलते हैं, जिसमें से एक ड्रैगन ब्लू है और दूसरा गोल्डन। ये देखकर मुरोंग बहुत चौंक जाता है। मुरोंग कहता है ये बिल्कुल नामुमकिन है, ये तलवार मेरे पास भी काफी टाइम से थी लेकिन मैं कभी भी इसे यूज नहीं कर पाया। मैं कल्टिवेशन के 4th लेवल पर हूँ, लेकिन फिर भी इसमें से हमेशा केवल एक ही ड्रैगन निकलता था। और ये लड़का भी तो कल्टिवेशन के 4th लेवल पर है, फिर भी ये इस तलवार को इतनी अच्छी तरह से यूज कैसे कर पा रहा है। इसने ऐसा क्या किया कि इस तलवार के अंदर से ये गोल्डन ड्रैगन भी बाहर निकला। मुरोंग ये सब सोच रहा होता है। कितनी देर में वो दोनों ड्रैगन एकदम मुरोंग के पास से पहुंच जाते हैं और फिर इससे पहले कि मुरोंग कुछ कर पाता वो दोनों ड्रैगन एक साथ मुरोंग के टकरा जाते हैं। इस अटैक के खूनफोर्स के कारण मुरोंग की वो डिफेंस शील्ड टूट जाती है और मुरोंग उछल के जाकर एक दीवार टकरा जाता है। इस पूरी फाइट के अंदर हुसैन के भी थोड़ी बहुत चोट लग जाती है, उसकी नाक में से खून बह रहा है। थोड़ा गौर करने पर हम देखते हैं हुसैन के पास में वो हथौड़ा पड़ा है। शायद जब मुरोंग उन ड्रैगन की फोर्स के कारण उड़ता हुआ गया तब उसका हथौड़ा उछल के आके हुसैन के मुंह पर पड़ा, इससे वजह से हुसैन घायल हो गया है। एजिन उस हथौड़े के पास में आता है और उसे उठा लेता है और कहता है ये हथौड़ा तो बहुत शानदार है, यही हथौड़ा है जो कि मुरोंग के पास में था और ये अभी भी पूरी तरह से ठीक है। इसी समय पीछे से टियान लोग की आवाज़ देती है ये हथौड़ा मेरा है, ये वेपन मुझे वापस दे दो। इस वेपन को मैंने मुरोंग को दिया था ताकि वो इसका यूज करके तुम्हें हरा सके, ये परमानेंटली मैंने उसे नहीं दिया था और ना ही इसे कोई और ले सकता है। एजिन कहता है अच्छा तो तुम हो मुरोंग के साथी, तुम्हारी वजह से मुरोंग के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि वो मुझसे फिर से फाइट करने के लिए आ गया और तुम्ही ने उसे ही वेपन दिया था। तुम्हें भी इस वेपन का नुकसान उठाना पड़ेगा, इस वेपन को पूरी तरह से भूल जाओ। ये कहते हुए एजिन उस हथौड़े को हवा में उछालता है और उसे देखने लगता है। उसे देखते हुए एजिन को एक आवाज़ देती है यह थोड़ा बहुत ज्यादा मजबूत है, ये पूरा ही पूरा ब्लैक आयरन का बना है, लेकिन इसके ये बीच वाली चेन ये काफी कमजोर है, इसको तोड़ा जा सकता है। ये सुनकर एजिन अपनी तलवार निकाल लेता है। टियान लोंग कहता है तुम करने क्या वाले हो। एजिन कहता है जाहिर सी बात है इस हथौड़े को तोड़ने वाला हूँ। ये कहने के बाद में एजिन अपनी तलवार जोर से घुमाता है, उसके ऐसा करते ही वो चेन जो कि उस हथौड़े के ऊपर लगी हुई होती है वो दो टुकड़ों में टूट जाती है। ये देखकर टियान लोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। टियान कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे वेपन टूटने की, ये वेपन बहुत ज्यादा कीमती था, अब तुम मरने वाले हो। ये कहते हुए टियांग अपने दोनों हाथों सामने लगकर एक फ्लेमिंग अटैक यूज करने लगता है। टियांग के अटैक से एक फ्लेम वेव उड़ते हुए एजिंग तरफ जाती है और एजिंग बुरी तरह से फंस जाता है। टियांग सोचता है मैं खुद से इस फाइट में शामिल नहीं होना चाहता था, मैं चाहता था मुरोंग इसको हराते, लेकिन मजबूरी है, अब मुझे खुद ही इस फाइट में शामिल होना पड़ेगा और उस लड़के को हराना पड़ेगा। मुझे पता है इस लड़के को सेक्ट के अंदर मास्टर खुद लेके आए थे, अगर मैं इसे मार दूंगा तो मेरे ऊपर काफी ज्यादा दिक्कत आ जाएगी, लेकिन मैं संभाल लूंगा।
इसी समय टियांग और बाकी सारे डिस्पल्स देखते हैं एजेंट के उस आग के कारण कुछ भी नहीं हो रहा है। एजेंट सीधे सीधे खड़ा है, उसके मुंह से बिल्कुल चीख भी नहीं निकल रही। फिर हमें पता चलता है वो आग तो एजेंट तक पहुंची नहीं है। एजेंट के आसपास में एक बैरियर बना हुआ है, इस वजह से वो सारी आग बाहर ही रुक गई है। तभी एजेंट उस टियांग की तरफ बढ़ने लगता है और कहने लगता है, मास्टर ने मुझसे कहा था कि मैं हाथ पांव ज्यादा अपने दिमाग का यूज करूं। मैंने उनकी बात मानी और दिमाग का यूज किया, लेकिन तुम सबकी सब बहुत ज्यादा ढीठ हो, तुम दिमाग की बात नहीं मानते। मैंने सोचा था तुमसे केवल बातें करके, केवल तुम लोगों को समझा के अपना काम करा लूंगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। मेरे को अपने हाथ पांव यूज करने पड़ेंगे। मेरा कोई भी काम बिना लड़ाई के हो ही नहीं सकता, इसलिए अब से मैं ऐसा ही करूंगा, डायरेक्ट लड़ाई। अगर ये तरीका मैंने पहले यूज किया होता तो अब तक तो मेरा काम हो चुका होता। ये कहते हुए एजेंट टियांग की तरफ बढ़ रहा है। टियांग एजेंट को देखकर बहुत शौक में है। टियांग सोचता है ऐसा कैसे हो रहा है, ये बिल्कुल नामुमकिन है। मुरोंग ने मुझे बताया था ये लड़का केवल कल्टिवेशन के 4th लेवल पर है, लेकिन फिर भी ये इस पावर को कैसे यूज कर पा रहा है। एक 4th लेवल कल्टिवेटर इस बैरियर स्किल को सीख ही नहीं सकता, और इसका बैरियर तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इसका बैरियर मेरे फ्लेम अटैक को रोक पा रहा है, मतलब ये बहुत मजबूत है। तभी एजेंट टियांग से कहता है तुमने मुझे मारने के लिए इस फ्लेमिंग अटैक का यूज किया, यानी कि इसका मतलब तुम मेरे दुश्मन हो और मुझे यहाँ पर मारने के लिए आए थे। अब अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो कोई भी मुझे कुछ नहीं कहेगा। टियांग कहता है अरे रुक जाओ, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, प्लीज मेरी बात को मानो। एजेंट कहता है ठीक है, मान गया। ये सुनकर टियांग और भी चुप जाता है। टियांग सोचता है ये क्या हुआ, ये मेरी बात को मान कैसे गया। तभी एजेंट कहता है मैं समझ गया तुम क्या सोच रहे हो, तुम सोच रहे हो मैं तुम्हारी बात को मान कैसे गया। नहीं नहीं माना। ये कहते हुए एजेंट अपनी तलवार को जोर से पटकता है। एजेंट के ऐसा करने से वहाँ पे फ्लोर के ऊपर आग लग जाती है और वो आग टियांग तो बढ़ने लगती है। टियांग वहाँ से भागने लगता है और सोचता है वो यिंग यांग हैमर अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, इसलिए अभी के लिए मुझे ऐसे भागना होगा और बाद में वापस आकर उस हथेली को कलेक्ट करना होगा। बस थोड़ा सा काम करके मैं उस हथेली को दोबारा से बना सकता हूँ, इसलिए अभी के लिए अच्छा होगा मैं यहाँ से भाग जाऊँ। ये सोचते हुए टियांग वहाँ से भाग ही रहा होता है, लेकिन तभी आग उसी कपड़ों में लग जाती है और ये आग बहुत ज्यादा गलत जगह पे लगी है। टियांग चिल्लाने लगता है पानी लाओ पानी लाओ, लेकिन फिर जल्दबाजी में टियांग खुद ही पैंट गीली कर देता है, उससे आग बुझ जाती है। ये देखकर एजेंट जोर से हंसने लगता है और टियांग से कहता है क्या बात है, तुमने तो नई स्किल को यूज किया, इस स्किल का नाम तो तुम्हारे नाम पे ही होना चाहिए, टियांग पी इन द पैंट। ये सुनकर टियांग बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। टियांग एजेंट से कहता है ये तुमने क्यों किया, मैं तुम्हारे साथ फाइट नहीं करना चाहता था, मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी वॉलेंट स्किल को यूज करना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने अब मुझे मजबूर कर दिया है, तुमने मेरे वेपन को तोड़ दिया है और उसके बाद में मेरी इंसल्ट भी की। अब मैं आखिरी तक तुमसे फाइट करूंगा, अब चाहे इस फाइट के अंदर मैं मरी क्यों ना जाऊं। ये कहते हुए टियांग अपना हाथ ऊपर की तरफ करता है और कोई स्किल यूज करने लगता है। उसके ऐसा करने से वहां पर बहुत सारी तलवारें दिखाई देने लगती है। इसके बाद में टियांग उन सारी से तलवारों को एक साथ एजेंट की तरफ भेज देता है और उसके बाद जोर से चिल्लाता है 10,000 स्वॉर्ड एरे। एजेंट उन सारी तलवारों को अपनी तरफ देखता है और फिर अपने दोनों ड्रैगन्स को बाहर निकाल लेता है। और यहीं पर एक छोटा सा ब्रेक। शायद आप सभी को अभी तक पता चल ही चुका होगा, ये रिवेंज सीरीज खत्म होने वाली है। इस सीरीज के अभी तक जितने भी एपिसोड अपलोड हुए हैं, यानी जितने भी चैप्टर अभी तक बने हैं, वो सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसलिए अब आगे से रिवेंज सीरीज के एपिसोड थोड़े स्लो आएंगे। जैसे जैसे कंपनी इन एपिसोड्स को बनाती जाएगी मैं इन्हें एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तब तक के लिए हम एक और नई सीरीज एक्सप्लेन करने वाले हैं, और एक सीरीज जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं जिसका नाम है टारगेटिंग मॉन्स्टर्स एंड मैजिशियन। ये भी एक बहुत शानदार सीरीज है, जाओ जाके इसे देखो। मुझे यकीन है जो लोग सिस्टम टाइप की बना हुआ देखते हैं या फिर वो बना हुआ जिसके अंदर मॉन्स्टर्स ज्यादा हो, तो उनको ये सीरीज बहुत पसंद आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है। और प्लीज अगर किसी को पता है कोई शानदार सीरीज जो कि मुझे एक्सप्लेन करनी चाहिए, उसके बारे में भी आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं जरूर से उन्हें एक बार चेक करूंगा। नाउ अब इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर आगे हम देखते हैं टियांग वहां से भागता हुआ जा रहा है। टियांग एजेंट के साथ साइड में पूरी तरह से हार चुका है और टियांग अब बचने के लिए अपने घर की तरफ जा रहा है। वो अपने घर के काफी पहुंच चुका है। टियांग भागते हुए सोचता है ये लड़का बहुत ज्यादा खतरनाक था, मैंने उसके ऊपर 10,000 स्वॉर्ड एरे से अटैक किया, लेकिन उस लड़के ने केवल अपनी तलवार के एक स्लैश से उस पूरे अटैक को खत्म कर दिया। अब कोई भी रास्ता नहीं है, मैं उस लड़के से किसी भी हाल में नहीं जीत सकता हूँ। मैं बस एक ही चीज कर सकता हूँ, जो है यहाँ से भागना और अपनी जान को बचाना। ये कहते हुए टियांग भागता जाता है और अपने घर के पास पहुंच जाता है। अपने घर को देख कहता है मैं बस पहुंच गया, मैं अपने घर के काफी पास हूँ। इसी समय एजेंट वहाँ पे आ जाता है और उछल के टियांग के ऊपर अटैक कर देता है। एजेंट का ये अटैक टियांग के हाथ पे होता है, लेकिन टियांग उस सही टाइप पे थोड़ा सा हिलकर उस अटैक को डॉच कर लेता है। एजेंट के इस अटैक से टियांग थोड़े से कपड़े फट जाते हैं, लेकिन टियांग अभी भी ठीक है। वो जमीन पे गिर जाता है और जल्दी से उठकर वहां से भागने लगता है। एजेंट बिल्कुल भी टियांग भागने देता। एजेंट टियांग का पीछा करता है और उसे कहता है तुम किसी भी तरह से मुझसे नहीं बच सकते हो, आज मैं तुम्हारा पीछा करूंगा, तुम जहां भी जाओगे मैं वहां पर आऊंगा और तुम्हें मार दूंगा। ये कहते हुए एजेंट लगातार अपनी तलवार घुमा रहा होता है कि कोई तलवार टियांग के लग जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कोई भी तलवार टियांग के नहीं लगती। टियांग भागते हुए अपने घर के अंदर पहुंच जाता है और घर के अंदर घुसते ही जमीन पे गिर जाता है। एजेंट भी टियांग के साथ साथ उसे घर तक पहुंचता है और उसे घर के अंदर घुस जाता है और फिर उससे कहता है अब कहाँ भागोगे, अब तो तुम्हारा घर भी आ गया।
इसी समय टियानलोंग अपने हाथ के ऊपर कोई सिंबल बनाता है और कहता है मुझे ये जल्दी करना होगा। ये करने की बात में वो अपने हाथ को एजिंग की तरफ करता है। उसके साथ करते ही टियानलोंग के हाथ में से एक बहुत तेज एयर थ्रस्ट बाहर निकलता है जो सीधे जाके एजिंग के बढ़ता है। एजिंग उछल के जाके बाहर जाके गिर जाता है और फिर एजिंग के बाहर गिरते ही अपने आप ही उस घर के गेट बन जाते हैं। इसके बाद में टियानलोंग हंसने लगता है और कहता है मैंने पहले ही इस घर के अंदर सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट कर रखा था। जैसे ही मैं किसी भी तरह का इशारा करता हूँ इस घर के गेट अपने आप बंद जाते हैं। ये इशारा मैंने अब कर दिया है, घर के गेट बंद हो चुके हैं। इस घर के अंदर मैं पूरी तरह सेफ हूँ। तभी दिन चला के उस टियानलोंग से कहता है बिल्कुल भी मत सोचना कि इस घर के अंदर तुम सेफ रहोगे, मैं किसी भी तरह से तुम्हें मार दूंगा। तुमने मुर्रों को वेपन देके बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसके बाद में तुमने मुझे मारने की कोशिश की, ये तो उससे भी बड़ी गलती है। ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब मैं तुम्हें बताऊंगा मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तुम अंदर नहीं बच पाओगे। तुमने मेरे दुश्मनों के साथ देके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अभी तो तुम भाग के घर के अंदर छुप गए हो, लेकिन छुप के कब तक बैठे रहोगे। तुमने जो किया है तुम उसकी सजा मिलती रहेगी। जब भी तुम मुझे दिखाई दोगे मैं तुम्हें एक शानदार सजा दूंगा। ये कहने के बाद में एजिन वहां से चला जाता है। इसके बाद में हमें उस जगह सीन दिखाते हैं जहाँ पर एजिन और टियानलोंग की फाइट हुई थी। वहाँ पर काफी सारे डिस्पल्स खड़े हैं। कुछ डिस्पल एक दूसरे से कह रहे हैं पहले एजिन और मुरोंग की फाइट हुई, मुरोंग बहुत बुरी तरह से घायल हो गया। फिर एजिन और टियानलोंग की फाइट हुई, टियानलोंग यहाँ से भाग गया है और एजिन उसका पीछा करते हुए वहां से चला गया है। अब हमें क्या करना चाहिए। वो लड़का एजिन बिल्कुल पागल है, वो कुछ भी कर सकता है। दूसरा बंदा कहता है अबे तमीज से उस लड़के को पागल बोलने की हिम्मत मत कर, हो सकता है वो कहीं पे सुन ले। अगर उसे पता पड़ गया कि तूने कुछ कहा है तो वो तेरे ऊपर लड़ने लग जाएगा। तभी तीसरा बंदा कहता है मैंने कहीं से अफवाह सुनी है कि उसे अंकल बाई ने 3 साल तक ट्रेन किया है, इसी वजह से वो इतना ज्यादा ताकतवर है। अब तो हम में से कोई भी उससे पंगा नहीं लेगा। अब से हमेशा उससे बच के ही रहना चाहिए और वो जैसा कहे वैसा ही करना चाहिए। इसके बाद में हमें हुसैन को दिखाते हैं। हुसैन साइड में कहीं बैठा हुआ था, वो बहुत बुरी तरह डरा हुआ है। तभी एजिन वहां जाता है और उन सभी डिस्पल से कहता है ए तुम सब मेरी बात को ध्यान से सुनो। पिछली बार मैंने तुमसे बड़े प्यार से बात की थी, लेकिन तुम उस बात को माने नहीं, इसलिए अब मैं तुमसे ऐसे ही बात करूंगा जैसा मैं हूँ। अब तुम सबके पास में केवल 3 दिन है। 3 दिन में तुम्हें जितने रिफाइंड आयरन जमा कराना है वो सबके सब जमा करा देना। अगर जमा नहीं करा है तो मैं तुम सबके हाथ काट दूंगा, और अगर उन रिफाइंड आयरन के अंदर किसी भी तरह की गड़बड़ हुई तो मैं तुम सभी के पैर काट दूंगा। और मैं ऐसा केवल कह नहीं रहा हूँ, मैं ऐसा कर भी सकता हूँ। समझ में आई मेरी बात। एजेंट की धमकी सुनने के बाद में सारे डिस्पल एजेंट के सामने घुटने टेक देते हैं और एजेंट की बात मान जाते हैं। इन्हीं सब लोगों के बीच में हुसैन भी कई सारी जगह बैठा होता है। वो एजेंट को देखता है और सोचता है शायद मैं बच गया। इसी समय लाओजी ठीक उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे कहता है नहीं तुम नहीं बचे। के बाद में एजेंट हुसैन की कॉल पकड़ लेता है और फिर उसे कहता है हमारा भी एक हिस्सा बाकी है, तुमने मेरे साथ धोखा किया था, अब तुम्हें भी सजा मिलेगी। हुसैन कहता है एजेंट मुझे माफ कर दो, तुमने मुझे जो भी इंस्ट्रक्शन दिए थे वो मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। और रही बात रिफाइंड आयरन की तो मैं उसके लिए वादा करता हूँ 3 दिन के अंदर ही तुम्हें वो रिफाइंड आयरन दे दूंगा। प्लीज मेरे इस ऑफर को एक्सेप्ट करो और मुझे जाने दो। ये सुनकर एजेंट हुसैन को थोड़ा दूर फेंक देता है और फिर हुसैन से कहता है मुझे तुम्हारे ऑफर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक आखिरी चांस देना चाहता हूँ। मैं अब तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, अगर तुम उस क्वेश्चन का सही आंसर दे देते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये सुनकर हुसैन कहता है हाँ पूछो, जो चाहे वो पूछो, अगर मुझे पता होगा तो मैं पक्का आपको बता दूंगा, और आप जो कहेंगे मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। एजेंट कहता है बताओ टियानलोंग जिस घर के अंदर छुपा हुआ है उस घर के अंदर कैसे घुसते हैं, और ये कहने की हिम्मत तो बिल्कुल ही मत करना कि तुम्हें पता नहीं है। अगर तुमने ऐसा कहा तो मैं तुम्हें मार दूंगा और सबसे पहले तुम्हारी जीभ काटूंगा। हुसैन डरते हुए कहता है एजेंट मैं तुम्हें सब कुछ सच बता देता हूँ। टियानलोंग जिस घर के अंदर छुपा है वो पूरी तरह से रिफाइंड आयरन का बना है। जितने भी मास्टर्स और हाई क्लास के डिस्पल्स होते हैं उन सभी का घर इन्हीं चीज़ों से बनाया जाता है। इन घरों की खासियत ये होती है कि इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। मुझे तो क्या सेक्ट के किसी मास्टर को इसके बारे में नहीं पता है कि इस घर को कैसे तोड़ा जाता है। अगर कोई इस घर के अंदर छुप गया तो उसकी परमिशन के बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता। मैं सब कुछ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अगर तुम्हें मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है तो बाकी मास्टर से पूछ लो, अगर उनमें से कोई भी तुम्हें रास्ता बता दे तो तुरंत आके मुझे मार देना। ये सुनकर एजेंट हुसैन के जोर से हाथ मार लेता है। हुसैन उछल के दूर गिरता है। फिर एजेंट कहता है तू बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल कचरा है मेरे लिए, चला जाए यहाँ से। इसके बाद में एजेंट की नजर उस टूटे हुए हथौड़े पर पड़ती है जो कि टियानलोंग का था। एजेंट उसे हथौड़ा देके सोचता है हाँ मैं इसका यूज कर सकता हूँ, मुझे एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें एल्डर के एक हॉल का सीन दिखाते हैं। सभी एल्डर साथ में बैठे हुए हैं। सेक्ट लीडर कहता है कितना अच्छा टाइम शुरू हो गया है, सेक्ट में सब कुछ अच्छा हो रहा है। अंकल भाई एकांत के लिए चले गए हैं, डीमन किंग की पावर भी कम होना शुरू हो गई है। तभी ये लड़की एल्डर कहती है ऐसा कैसे हो रहा है, वो डीमन किंग अभी तक जिंदा कैसे है, उसे बंद किए हुए कितना टाइम हो गया है और वो अभी तक भी जिंदा है। सेक्ट लीडर कहता है ऐसा होना तो पहले से तय था। सुप्रीम एल्डर और अंकल भाई ने जब उस डीमन कोल्ड को डेजर्ट माउंटेन के अंदर लॉक किया था तब उन्होंने बताया था कि धीरे धीरे इस डीमन लॉर्ड की पावर कम होती जाएगी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब वो टाइम आ गया है, डीमन लॉर्ड की पावर धीरे धीरे कम होने लगी है। अब थोड़े टाइम बाद में वो मर भी जाएगा। उस डीमन लॉर्ड को बंद हुए 4 साल हो चुके हैं। मुझे यकीन है ये उसकी लाइफ का आखिरी टाइम है
और ये बात तो उसको भी पता होगी कि उसकी लाइफ का आखिरी टाइम आ चुका है, इसलिए वो और भी ज़्यादा कोशिश करेगा उस जगह से बाहर निकलने के लिए। यानी कि जैसे जैसे उसकी पावर कम होती जा रही है, खतरा भी कम होता जा रहा है, लेकिन उसी हिसाब से खतरा बढ़ता भी जा रहा है। लेकिन ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। हमने कुछ डेसिबल्स को उस माउंटेन के अंदर भेजा है ताकि वो सील को अच्छे से स्टेबल बना के रख सकें और किसी भी तरह की प्रॉब्लम होने पर खुद को सामना कर सकें और हमें आके बता सकें। तभी फोर्ज वैली का ये डिस्पल कहता है तब तो हमें कुछ जूनियर डेसिबल्स को वहाँ पे भेजना चाहिए। वो ये उनके लिए एक अच्छा परीक्षण हो सकता है। वो वहाँ पर उस डीमन लॉर्ड को बाहर आने से भी रुकेंगे और साथ में वहाँ पर ट्रेनिंग भी करेंगे। सेक्रेटर कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं भी ऐसा ही कुछ सोच रहा था। उस डिमोनिक माउंटेन के ऊपर कई सारे डीमंस है और कई सारे मोस्टर्स भी है। डेसिबल्स के लिए ये अच्छी ट्रेनिंग हो सकती है और उन्हें वहाँ पर काफी सारे रेयर मटेरियल्स भी मिल सकते हैं जिनसे सेक्ट का और उनका खुद का भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये सुनकर येवरा एल्डर कहता है हमारे सेट के अंदर 400 से ज्यादा ऐसे डेसिबल्स हैं जिनको इस मिशन की ओर भेजा जा सकता है। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किनको भेजना है और किन्हें नहीं। सेक्रेटर कहता है ये मैं पूरी तरह से तुम सबके ऊपर छोड़ता हूँ। तुम चारों के पास में एक एक वैली है, अपनी वैली के अंदर जाओ और खुद से डिसाइड करो कि तुम अपनी वैली के अंदर से किस को भेजना चाहते हो। हर वैली के अंदर से 10 डेसिबल जाएंगे। कोशिश करना किसी ऐसे डेसिबल डिसाइड करो जो कि माउंटेन्स के अंदर रहना जानता हो, उसे मोस्टर्स में फाइट करने में और साथ में हर्ब्स को इकट्ठा करने का भी ज्ञान हो। जिन भी डेसिबल्स को तुम सिलेक्ट करो उनको ये भी बताना वो जिन भी हर्ब्स को कलेक्ट करेंगे उन सभी का उनको एक इनाम मिलेगा। अब ये सब कुछ तुम चारों के ऊपर है कि तुम इस काम को कैसे करते हो और अपनी अपनी वैली में से किस डेसिबल को सिलेक्ट करते हो। और ये सब कुछ जल्दी हो जाना चाहिए क्योंकि हमें बहुत सारे डेसिबल चाहिए जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर हो। उन सभी का ये परीक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमारे दोनों एल्डर्स सुप्रीम एल्डर और अंकल भाई दोनों की दोनों एकांत में जा चुके हैं। इसके बारे में खबर बाहर फैल चुकी होगी, इसलिए हो सकता है बाकी सेक्ट के हायर एल्डर किसी भी समय हमारे ऊपर अटैक कर दें। वैसे तो हम उनका सामना कर सकते हैं लेकिन फिर भी हमें तैयार रहना चाहिए। ये सुनकर योर एल्डर कहता है आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इस मिशन के बाद में मैं आपको वादा करता हूँ कई सारे डिसिपल्स के नाम आपको बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर होंगे। और मैंने तो यहाँ बैठे बैठे डिसाइड भी कर लिया है कि किन किन डिसिपल्स को इस मिशन की ओर भेजना है और उनका लीडर कौन बनेगा। सेक्रेटर कहता है बड़ी अच्छी बात है, अब तुम सब भी इस चीज को ध्यान दो। जल्दी से अपनी वैली के अंदर जाओ, डिसिपल्स को सिलेक्ट करो और फिर उन सभी के नाम लिखकर एक नेम लिस्ट मुझे दो ताकि मुझे पता पड़े कितने डिसिपल इस मिशन पे जाने के लिए राजी हैं और किस वैली के डिसिपल्स को कौन लीड करने वाला है। ये सुनकर ये लेडी हेल्डर खड़ी होती है और कहती है मैंने भी डिसाइड कर लिया है, मेरी वैली से लिग्युआन सभी डिसिपल्स को लीड करेगा। ये सुनकर फोर्ज वैली का डिसिपल सोचने लगता है मुझे पता था ये लिग्युआन का नाम लेगी क्योंकि इन वैली के अंदर केवल एक ही डिसिपल है जिसके अंदर थोड़ी बहुत ताकत है, बाकी सब तो बिल्कुल बेकार है। लेकिन मेरा क्या, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ये सोचने के बाद में फोर्ज वैली का एल्डर सेक्रेटर से कहता है मेरी वैली के अंदर में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर डिसिपल्स नहीं है, बहुत कमी ऐसे डिसिपल्स हैं जो कि ताकतवर है। और अभी तो केवल मुझे एक ही नाम याद आ रहा है, टियान लोंग। मैं अपनी वैली की तरफ से टियान लोंग को लीड करना चाहूँगा। इस मिशन के अंदर टियान लोंग हमारी वैली को लीड करेगा। मैं अभी के भी तिलिस्मन के थ्रू उससे बात कर लेता हूँ। ये कहते हुए फोर्ज वैली का एल्डर अपना तिलिस्मन वहाँ निकाल लेता है और फिर टियान लोंग से बात करने की कोशिश करता है। फिर जैसे ही टियान लोंग के साथ में कनेक्शन बैठता है टियान लोंग चिल्लाने लगता है मुझे बचाओ, ये मुझे मारने वाला है, ये मेरे घर के अंदर घुसने वाला है, कुछ भी करो लेकिन मुझे बचाओ, एल्डर मेरी रक्षा कीजिए। ये कहते हुए टियान लोंग लगातार चिल्ला रहा होता है और खुद को बचाने की भी मांग रहा होता है। ये सुनकर फोर्ज वैली का एल्डर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। इसके बाद में वो एल्डर अपनी पावर को यूज़ करता है और फिर वहाँ से गायब हो जाता है। उसके वहाँ जाने के बाद में बाकी एल्डर्स आपस में बात करने लगते हैं। एक कहता है ये फोर्ज वैली के डिसिपल्स को हुआ क्या है, कुछ दिन पहले पता पड़ा था कि एक लड़के ने फोर्ज वैली के अंदर घुस के उसे काफी सारे डिसिपल्स को पीट दिया और अब ये फोर्ज वैली के एल्डर ने जिस डिसिपल को अपने सबसे ताकतवर डिसिपल बताया वही खुद को बचाने की भीख मांग रहा है और किसी से इतनी बुरी तरह से डरा हुआ है। इसके बाद में हमें टियान लोंग के घर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एजेंट जोर जोर चिल्ला रहा है। एजेंट के हाथ में टियान लोंग का हथौड़ा है। एजेंट हथौड़ा का यूज करके टियान लोंग के घर के गेट के ऊपर जोर से मारता है। इस समय टियान लोंग उस घर के दूसरी साइड खड़ा होता है और उस गेट को टूटने से बचाने की कोशिश करता है। वो एक तरफ से उस गेट को पूरी ताकत लगा देता है। वो कोशिश करता है कि किसी भी तरह से गेट बच जाए और फोर्जर वैली के एल्डर जल्दी यहाँ पर पहुंच जाएं। लेकिन टियान लोंग उस गेट को ज्यादा तक संभाल नहीं पाता। एजेंट के 2-3 मुक्कों के बाद ही वो गेट बुरी तरह टूट जाता है और टियान लोंग उछल जाके दूर जाके गिर जाता है। इसके बाद में एजेंट उसे थोड़े से टियान लोंग पर अटैक कर देता है और फिर टियान लोंग से कहता है आप कौन छुपोगे। ये देखकर टियान लोंग बहुत बुरी तरह डर जाता है। वो चिल्लाए कहता है मास्टर मुझे बचाइए। इसी समय वहाँ पे कोई आ जाता है। एजेंट का हथौड़ा टियान लोंग के पड़ने से पहले रुक जाता है। हम देखते हैं फोर्ज वैली के एल्डर वहाँ पे आ चुके हैं। वो एजेंट से कहते हैं एजेंट क्या हो रहा है ये सब, रुक जाओ बस, तुमने बहुत कर लिया। ये कहने के बाद में एल्डर एजेंट के हाथ में से हथौड़े को खींच लेते हैं और फिर उसे जमीन पर पटक देते हैं। एजेंट अभी भी नहीं रुकता। एजेंट एल्डर को देखने के बाद भी टियान लोंग पर अटैक करने की कोशिश करता है। एल्डर एजेंट को पकड़ लेता है और फिर एजेंट से कहता है एजेंट रुक जाओ। एजेंट कहता है आप इस बार मुझे मत रुकिए, ये सब कुछ टियान लोंग की वजह से ही हो रहा है। टियान लोंग ने पहले मुझे मारने की कोशिश की थी। एल्डर चिल्लाए कहता है एजेंट क्या ये सब, जब देखो तुम किसी न किसी को मारते रहते हो या फिर कोई ना कोई तुम्हें मारता रहता है। क्या तुम्हें बस ये एक ही चीज आती है, मारना।
बताओ मुझे यहाँ पर क्या हुआ है। हम बिना किसी को मारेगी इसका अच्छा सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ये सब सुनकर टियान लोग सोचने लगता है मास्टर ये सब क्या कर रहे हैं, उनको इस लड़के के साथ में बात करने की जरूरत भी क्या है। मास्टर को इस लड़के को उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। और ये लड़का भी कितना ज्यादा बदतमीज है। मास्टर को खुद को बता रहा है और उनके सामने चिल्ला चिल्लाई कह रहा है कि वो मुझे मारना चाहता है। फिर एजेंट जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ फोर्ज वैली के उस एल्डर को बताने लगता है। वो कहता है मैं सभी डेसिबल्स के पास में रिफाइंड आयरन कलेक्ट करने के लिए गया था, लेकिन उन सभी ने मेरे साथ चालाकी की। लेकिन उस टाइम पे मैंने उनमें से किसी को भी मारा नहीं, मैंने उनको और ज्यादा टाइम दिया। लेकिन तभी वहां पर मुरोंग और टियान लोग आ गए। मुरोंग ने मुझ पर अटैक किया और मुझे मारने की कोशिश की। मैंने मुरोंग को हरा दिया। उसके बाद में टियान लोग ने भी मुझ पर अटैक किया और इसने भी मुझे मारने की कोशिश की, जबकि इससे तो मेरा कोई लेना देना भी नहीं था। एल्डर कहता है ठीक है, एजिन, मुरोंग, टियान लोंग तीनों के तीनों मेरे साथ में आओ। तभी टियान लोंग एल्डर के पैरों में गिर जाता है और उनसे कहता है इस सब में मेरी बिल्कुल भी गलती नहीं है। इस लड़के एजिन ने मेरा वेपन तोड़ दिया था, इसलिए मैं जो कल चाहता था ये मुझसे माफी मांगे, लेकिन ये तो मेरे सामने अकड़ रहा था, इसी वजह से मुझे इससे फाइट करनी पड़ी। इसने मुझे हरा दिया, मैं यहाँ पर भाग गया, लेकिन फिर भी इसने मेरा पीछा किया और मेरे पूरे घर को तोड़ दिया। ये तो आप देख ही सकते हैं इसने मेरे घर की क्या हालत की है। मैं बहुत खुश हूँ कि आप मुझे बचाने के लिए आए। ये सुनकर एजेंट अपनी तलवार निकाल लेता है और फिर चिल्लाए कहता है अबे ओए तू अभी भी बेकार की बातें कर रहा है, मेरे पे इल्जाम डालने की कोशिश कर रहा है, उस समय तेरी गलती थी। ये कहते हुए एजेंट आगे बढ़कर टियानलोंग पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एल्डर एजेंट का हाथ पकड़ लेता है और एजेंट के हाथ में से उसकी तलवार को छुड़ा देता है और फिर एजेंट ने गाल के ऊपर एक जोर थप्पड़ लगा देता है और फिर एजेंट से कहता है एजेंट शांत हो जाओ बिल्कुल, अब तुम कुछ भी नहीं कहोगे। तभी वहां पर एक और डेसिबल आता है जिसके पास मुरोंग है। उन डेसिबल्स ने मुरोंग को उठा रखा है। एक डेसिबल एल्डर के पास में आके कहता है हमें मुरोंग मिल गया है। एल्डर मुरोंग की हालत देखकर बहुत चौंक जाता है। वो कहता है ये कैसे हुआ, मुरोंग की हालत किसने की। वो डेसिबल एल्डर के पास में आता है और उसको सब कुछ बता देता है। एल्डर कहता है तो ऐसा हुआ है, एजेंट ने अपनी तलवार को यूज करके इसकी ऐसी हालत की है। एजेंट ने अपनी तलवार में से दोनों ड्रैगन्स को बाहर निकाला और उससे इसकी ऐसी हालत कर दी। ये कहते हुए एल्डर एजेंट तो देखने लगता है। एजेंट बिल्कुल भी अपनी हरकत के लिए शर्मिंदा नहीं है। एल्डर एजेंट देख के सोचता है हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से एजेंट केवल कल्टिवेशन के 4th लेवल पर है और इसने अभी से ही उस ड्रैगन स्वॉर्ड की पूरी पावर को अनलॉक कर लिया। ये तो बिल्कुल नामुमकिन है, इस 4th लेवल का कल्टिवेटर कभी भी इसे नहीं कर सकता। इसे करने के लिए कम से कम 7th लेवल का कल्टिवेशन होना चाहिए। ये लड़का नॉर्मल 4th लेवल कल्टिवेटर से 4 गुना ज्यादा ताकतवर है, क्यों ना इसे मैं उस मिशन में भेजूं। ये सोचने के बाद एल्डर एजेंट के पास में आते हैं और एजेंट से कहते हैं एजेंट मेरे साथ में चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये सुनकर एजेंट सोचने लगता है कि अचानक से क्या हुआ, ये मुझसे इतने प्यार से बात कैसे करने लगे। इसके बाद में एल्डर को स्किल यूज करता है, वहाँ पे एक बादल दिखाई देने लगता है। फिर एल्डर और एजेंट दोनों उस पर चढ़ जाते हैं और उड़ते हुए जाने लगते हैं। टियानलोंग कहता है एल्डर आप इसको कहाँ लेके जा रहे हैं, इसको सजा तो दीजिए, इसने मेरे को और मुरोंग को बहुत बुरी तरह से मारा है। एल्डर कहता है तुम्हें मार पड़ी है ना, तो जाओ जाके अपना इलाज कराओ, मुझको एजेंट से कुछ तो काम है, इसलिए मैं एजेंट को अपने साथ में लेके जा रहा हूँ। ये कहते हुए एल्डर और एजेंट दोनों उड़ते हुए चले जाते हैं। इसके बाद 2 डेसिबल्स आपस में कुछ बातें करने लगते हैं। एक कहता है मैंने सुना है एजेंट एल्डर को काफी लंबे टाइम से जानता है और एल्डर भी एजेंट को बहुत पसंद करता है, इसलिए वो एजेंट को कुछ खास कहता नहीं है। तभी तो एजेंट ने इतना बड़ा कांड कर दिया, टियानलोंग को मारा, उससे पहले मुरोंग की भी बहुत बुरी हालत कर दी। इसके बावजूद भी एल्डर ने एजेंट को कुछ खास कहा नहीं, बल्कि एजेंट को बड़े प्यार से कहकर उड़ा के यहाँ से ले गए। इसके बाद में हम उस एल्डर को दिखाते हैं। एल्डर एजेंट को लेकर काफी दूर तक आ गया है। फिर वो एल्डर एजेंट की तरफ एक छोटी सी रस्सी पकड़ाता है और फिर एजेंट से कहता है इसे यूज करके बताओ इसको किस तरह से यूज करता है। एजेंट उस रोप को देखता है, उसे देखने पर एजेंट को कुछ आवाज सुनाई देने लगती है। ये इमोर्टल बाइंडिंग रोप है जो कि एक हाई टियर का वेपन है। एजेंट उस रस्सी को देखता है और फिर कहता है शायद मुझे पता है इसे किस तरह से यूज करके देखते हैं, एक बार मैं करके देखता हूँ। ये कहते हुए एजेंट उस रस्सी को अपने एक हाथ से पकड़ता है और फिर कोई स्किल यूज करने लगता है और इसे चमकने लगती है और फिर धीरे धीरे एजेंट के हाथ पे लिपटने लगती है। ये देखकर एल्डर बहुत चौंक जाता है। एल्डर कहता है तुमने ऐसा कैसे किया, तुम इस वेपन को यूज कैसे कर पा रहे हो। एजेंट कहता है ज्यादा मुश्किल नहीं है, मुझे इसके बारे में पता है, मुझे पता है इस तरह के वेपन को यूज करने के लिए डुआन ज़ेंग फॉर्मूले की जरूरत होती है। क्या आपको इस बारे में नहीं पता। एल्डर तो एजेंट का कान पकड़ लेता है और फिर एजेंट से कहता है मुझे इसके बारे में सब पता है क्योंकि मैंने इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन तुम्हें कैसे पता है, तुम जिस लेवल पर हो तुम्हारे लेवल के किसी भी डेसिबल को ये सब पता नहीं होना चाहिए था। एजेंट कहता है मैं आपको सच बताता हूँ, लेकिन प्लीज मेरा कान छोड़िए, मैं आपको पूरी तरह से सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे एल्डर एजेंट का कान छोड़ता है। फिर एजेंट ये कहता है शायद आपको याद नहीं है, मैं एक टाइम पे अंकल बाई के साथ में था, उन्होंने मुझे ये सिखाया था। मैं 3 साल तक उनके साथ में था, तो उनके साथ में रहते रहते ही मैंने सीख लिया, लेकिन मैं खुद से ही सीखा हूँ, उन्होंने ज़्यादा जोर नहीं दिया। एल्डर कहता है तो फिर हमने तुमसे एक बार पूछा था कि अंकल भाई ने तुम्हें क्या क्या सिखाया, तब तुमने इसका नाम लिया क्यों नहीं। एजेंट कहता है अभी तो मैंने कहा इसे मैंने खुद से सीखा है, उन्होंने इसे सिखाने पर मुझे ज़्यादा जोर नहीं दिया, इसलिए आपने केवल मुझसे पूछा था कि अंकल भाई ने मुझे क्या क्या सिखाया, इसलिए मैंने वही चीज़ें बताई जो उन्होंने मुझे सिखाई थी, बाकी नहीं। और अब बेकार में ये सब तहकीकात क्यों कर रहे हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीधे बोलिए, मैं आपको सिखा दूंगा।
एल्डर कहता है बेकार की बातें बंद करो, मुझे स्किल पहले से आती है, मुझे ये तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। वैसे अब टॉपिक चेंज नहीं करते हैं, मेन पॉइंट पे आते हैं। तुमने आज कितना बड़ा कांड किया है, क्या तुम्हें इस बारे में पता है? इससे कितनी बड़ी परेशानी पैदा हो सकती है। एजेंट कहता है ये सब कुछ मैंने आपके लिए तो किया है। ये लोग जिनको मैंने मारा, ये सब लोग रिफाइंड आयरन को कलेक्ट करने में बाधा बन रहे थे। इन्होंने मुझे फेक रिफाइंड आयरन दिया, उसके बाद मुझसे फाइट भी की, इसी वजह से मैंने इनको पीटना पड़ा। इस सब में मेरी बिल्कुल भी गलती नहीं है। एल्डर कहता है चलो छोड़ जाने दो इस बात को, मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है। सेक्ट ने एक मिशन एक्सेप्ट किया है जिसके अंदर हम कुछ डेसिबल्स को भेजने जाते हैं। फोर्ज वैली के भी कुछ डेसिबल्स जाएंगे, मैंने तुम्हारा नाम दिया है। एजेंट कहता है यानी कि आप मुझे फोर्ज वैली का हेड बना रहे हैं। एल्डर कहता है हाँ ऐसा ही कुछ, तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो लेकिन तुम्हारे पास बिल्कुल भी अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस की कमी है, इसलिए मैं तुम्हें हेड तो बना रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे ऊपर भी कोई होगा जो कि तुम्हें ऑर्डर्स देगा। तुम्हें उसके ऑर्डर्स को फॉलो करना है। जब तक तुम उसके ऑर्डर्स को मानोगे तब तक तुम फोर्ज वैली के हेड बने रहोगे। जिसमें लॉजिक कहता है जब मेरे को उसकी बात ही माननी है तो हेड बनने का क्या फ़ायदा। हेड भी आप उसी को बना दो, नाम का मुझे कुछ नहीं बनना। अगर मैं कुछ बनूंगा तो उसकी फुल पावर मुझे ही चाहिए। एल्डर कहता है मूर्ख बच्चे, वैली का हेड बनने का मतलब ये नहीं कि तुम हर किसी को ऑर्डर दोगे। हेड बनने के और भी कई सारे फायदे हैं, तुम कई सारी चीज़ों को यूज़ कर पाओगे, तुम्हें बहुत सारा प्रॉफिट होगा। एक बार बन के देखो, तुम्हें पता पड़ जाएगा। एजेंट कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, मैंने तो इस बारे में बिल्कुल सोचा ही नहीं। फिर एल्डर सोचने लगता है मैं इस मिशन के अंदर एजेंट को भेजना चाहता हूँ। अगर उस मिशन में कुछ लोग ऐसे हुए जो कि जिद्दी हुए तो फिर पक्के तौर पर एजेंट की उन सबसे फाइट हो जाएगी। और जहाँ तक मैं एजेंट को जानता हूँ, एजेंट ना तो उस फाइट को खत्म होने देगा और ना ही हार मानेगा। वो इस लड़ाई को इतना लंबा खींच देगा कि उन दोनों में से कोई ही वापस लौटेगा। इसलिए मुझे अब जाके कुछ ऐसे डिसिप्लिन ढूंढने होंगे जो कि शांत हो, लड़ाई को खत्म कर सके। फिर एल्डर ये कहता है अब मैंने तुम्हें सब कुछ समझा दिया है, तुम इसके लिए राजी भी हो तो फिर ठीक है, अब जल्दी से अपने घर लौटो। तियान लोगों को बिल्कुल भी परेशान मत करना। अगर तुमने अब उस ब्रिज को बिल्कुल परेशान किया तो मुझे तुम्हें सजा देनी होगी। इस बार मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। एजेंट कहता है जी बिल्कुल, मैं ऐसा ही करूँगा। ये कर एजेंट जाने लगता है। एल्डर सोचता है ऐसा क्या हुआ, ये अचानक से इतना आगेकारी हो गया, कैसे हो गया, ये मेरी बात को मान रहा है, ऐसा कैसे। तभी वो एल्डर देखता है उसके पास में वो रस्सी नहीं है। उस रस्सी को एजेंट अपने साथ में ले गया है। ये देखकर एल्डर बहुत चौंक जाता है। एल्डर दोनों छुड़कर उस बदल के बैठा जाता है और फिर कहता है ए लड़के, ये तूने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। जो चीज़ तूने मुझसे ली है वो बहुत ज़्यादा कीमती है, उसका नाम अनडेड ड्रॉप है, उसको तू ऐसे अपने साथ में लेके नहीं जा सकता, मुझे उसे लौटा दे। ये कहते हुए एल्डर उड़ते हुए एजेंट के पीछे भी जाने लगता है। इसके अगले सीन में हम फोर्ज वैली के एल्डर को एक जगह पे देखते हैं। वहाँ पर वो आराम से बैठा होता है और कह रहा होता है चलो छोड़ो जाने दो उसे, उस रस्सी की कीमत इतनी भी ज़्यादा नहीं है। जो वो लड़का मेरे लिए करने वाला है उसके बदले में उसको रस्सी दे देना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर वो मेरा काम कर देता है तो उस रस्सी की कीमत पूरी तरह से वसूल हो जाएगी। इसी से वहाँ पर एक आदमी आता है और फिर एल्डर से कहता है एल्डर आप यहाँ कैसे। एल्डर कहता है शायद तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी, इंपीरियल एडिट शुरू होने वाला है। चारों वैली में से 10 डिसिपल इस इंपीरियल एडिट के लिए जाने वाले हैं। मैं चाहता हूँ फोर्ज वैली के डिसिपल तुम सेलेक्ट करो। वो बंदा कहता है ठीक है, काम हो जाएगा। आपका एक इशारा मिलते ही काफी सारे डिसिपल यहाँ के खड़े हो जाएंगे जो कि सारे बहुत ताकतवर और आगेकारी होंगे। एल्डर कहता है इस इंपीरियल एडिट के लिए तुम्हें केवल 9 डिसिपल सेलेक्ट करने हैं। एक डिसिपल को मैंने सेलेक्ट कर लिया है जो कि इस टीम को लीड करेगा। उसका नाम एजिन है। एजिन बहुत ही जिद्दी लड़का है और साथ ही डाकू जैसा उसका गुस्सा है, वो कभी भी कुछ भी कर देता है। इसलिए उसके बाकी साथियों को उसके साथ में बड़े प्यार से रहना होगा और कोशिश करनी होगी कि वो उसके साथ में किसी भी तरह की फाइट ना करे। ये सुनकर सामने खड़ा बंदा कहता है हाँ मैंने उस लड़की एजिन बारे में सुना है, वो लड़का बहुत गुस्सेल है और मैंने ये भी सुना है वो 3 साल तक अंकल भाई के साथ में था। इसके अलावा एक अफवाह और है कि उसका लेवल कल्टिवेशन के 4th लेवल पर है जो कि बहुत ज़्यादा कम है। एल्डर कहता है नहीं ये केवल एक अफवाह ही है, ये बात सच है, उसका लेवल कल्टिवेशन के 4th लेवल पर है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। उसकी पावर को तुम किसी भी तरह से कम नहीं समझ सकते हो। उसने बहुत सारे हाई लेवल के डिसिपल्स को हराया है। इसके अलावा तुमने बाकी जो 2 चीजें कही वो बिल्कुल सही है। सामने खड़ा बंदा कहता है ठीक है, अब आप किसी भी तरह चिंता मत कीजिए, उस लड़की एजेंट के साथ में मैं खुद भी जाऊंगा और बाकी के डिसिपल्स का इंतजाम भी हो जाएगा। इसके बाद में एल्डर सीधे सेक्ट के इस मेन हॉल के अंदर आता है जहाँ पे सारे एल्डर्स बैठे होते हैं। सेक्ट लीडर इस एल्डर से कहता है क्या हुआ एल्डर, आपके फोर्ज वैली के अंदर क्या हुआ। आप जिस लड़के टियान लोंग के बारे में कह रहे थे उसको तो किसी ने बहुत बुरी तरह से पीट दिया। मुझे ये सुनने में आया है कि टियान लोंग का लेवल कल्टिवेशन के 6th पर है और वहीं जिसने उसको पीटा है उसका लेवल केवल कल्टिवेशन के 4th लेवल पर है। ऐसा कैसे हुआ। एल्डर कहता है हाँ अब बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिसने उसको पीटा है उसका लेवल केवल कल्टिवेशन के 4th लेवल पर है। उसका लेवल कम है लेकिन फाइटिंग स्किल काफी ज्यादा अच्छी है। उस लड़के का नाम एजिन है। ये दूसरा एल्डर कहता है हाँ ये हमें पहले से पता है और हमें ऐसा लगता है कि वो लड़का एजिन जब 3 साल तक अंकल भाई के साथ में था तब अंकल भाई ने उसे किसी स्पेशल तरह की स्किल को सिखा दिया है, इसी वजह से वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है। एल्डर कहता है हाँ ऐसा ही है,
उसे एक शानदार स्किल आती है। जेसन को एल्डर कहती है कौन सी स्किल, उसके बारे में हमें भी बताओ। फोर्जवेली का एल्डर कहता है स्किल इतनी भी कुछ खास नहीं है, उसे डोल जॉन फॉर्मूला आता है जो कि अंकल बाई ने उसके लिए स्पेशली मॉडिफाई किया है। इसी वजह से उसकी बॉडी की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा प्योर हो गई है बाकी डेसिबल्स की तुलना में। इसी वजह से वो अपने से हाई लेवल कल्टीवेटर्स को भी बड़ी आसानी से हरा सकता है। जिसको एल्डर कहती है हाँ मुझे इस बारे में पता है, इस स्किल के बारे में मैंने थोड़ा बहुत सुना है। जब कोई डेसिबल बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है तब उसकी पावर इससे काफी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन ये पूरी तरह से बेकार है क्योंकि बार बार किसी डेसिबल को गुस्सा आना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इसी वजह से एक बार गुस्सा आने के बाद में अगर उस पर बाद में दोबारा से अटैक किया जाए तो दोबारा गुस्सा आने के चांस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। इसी वजह से ये स्किल लगभग बेकार सी है। तभी ये वाला एल्डर कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं चाहता हूँ सेक्टर कुछ डेसिबल इस स्किल को सीखे और मैं भी इसे सीखूं। तो क्यों ना उस लड़के एजेंट को हम इस बारे में मनाएं और उससे कहें कि वो हमें ये स्किल सिखाए। सेक्रेटरी कहता है हाँ आपका सुझाव काफी ज्यादा अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। हमें इस बारे में एजेंट से बात करनी चाहिए। एजेंट से बात करने से पहले हमें फोर्जवेली के एल्डर से इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। एल्डर आपको क्या लगता है वो इस बारे में मानेगा? आपको ही उससे इस बारे में बात करनी होगी क्योंकि वो आपकी बहुत बात मानता है और मैक्सिमम समय तो वो आपके साथ में रहता है। फोर्जवेली का एल्डर कहता है ठीक है मैं उससे बात कर लूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि वो मान जाए। ये कहते हैं फोर्जवेली के एल्डर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो सोचता है ये एल्डर शेन ने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है, अब उस लड़के से मैं कैसे बात करूंगा, वो बिल्कुल भी मानेगा ही नहीं। उसके सामने मेरे को एक और डील रखनी पड़ेगी। यहाँ से शिफ्ट होता है एल्डर शेन वापस से अपने वैली के अंदर शेल वैली के अंदर लौट आता है। वो अपने एक घर के अंदर आता है जहाँ पे सामने की तरफ एक अजीब सा चित्र बना होता है। जैसे शेन उस चित्र के पास आकर उस पर अपनी उंगली लगाता है वो चित्र एकदम से बदल जाता है। अब वो चित्र एक पोर्टल की तरह हो गया है जिससे एज के बैठे बैठे दूसरी जगह बात की जा सकती है। एल्डर शेन को उस चित्र की दूसरी तरफ वो एक बंदा दिखाई दे रहा है, ये जियान मिंग है और जियान मिंग वही है जिसने एजिंग के पूरे गांव को खत्म कर दिया था। शेन जियान मिंग से कहता है जियान मिंग 4 साल हो गए तुम्हें ऐसे गए हुए, 4 साल में तुमने क्या किया है, क्या तुम्हारे ये सब करने का कोई रिजल्ट निकल रहा है? जियान मिंग कहता है नहीं कुछ भी नहीं हो रहा है, 4 साल में मैंने इस जगह पूरी अच्छी तरह ढूंढ लिया है लेकिन मुझे यहाँ पर किसी भी तरह का ट्रेजर नहीं मिला है। ट्रेजर तो क्या, मुझे उस ट्रेजर का कोई क्लू तक नहीं मिला। वैसे आपने एक कॉफिन का बारे में बताया था जो कि स्पेस के अंदर से जमीन पे गिर गया है, उसका क्या हुआ, क्या उससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? शेन कहता है हाँ थोड़ा बहुत मुझे पता पड़ा, उसके हिसाब से 7 जगह हैं जहाँ पर हमें खजाना मिल सकता है। 7 में 6 जगह ऐसी है जिन तक कोई भी पहुँच नहीं सकता, केवल एक जगह बची जहाँ पर सब पहुँच सकते हैं, वो घोस्ट वैली जिसके अंदर के सारे डाकुओं को तुमने खत्म कर दिया था, वहीं पर तुम्हें कुछ मिलेगा। जैनमिन कहता है कब मिलेगा, 4 साल से मैं यहीं पर ही हूँ और 4 साल पहले आपने मुझसे वादा किया था जब भी मैं उस ट्रेजर को ढूंढ लूंगा तब आप मुझे फ्री कर देंगे, लेकिन वो ट्रेजर तो मिल ही नहीं रहा, मैं कब फ्री होऊंगा? शेन कहता है ऐसे हार मत मानो, अगर तुम्हें एक भी ट्रेजर मिल गया तब तो हमारी लाइफ टाइम के मजे हो जाएंगे। उस ट्रेजर के अंदर ऐसे ऐसे वेपन होंगे जिससे हम पूरी दुनिया को जीत पाएंगे। जिसको जैनमिन कहता है तब तो ठीक है, मुझे और जोर शोर से उस ट्रेजर को ढूंढना चाहिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर हालत में उस ट्रेजर को ढूंढ लूं। शेन कहता है नहीं अब कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें पहले 4 साल बीत चुके हैं, अब टाइम आ गया है सेक्ट लौटने का, तुम जल्दी से सेक्ट वापस आ जाओ। तुम्हारा सेक्ट में वापस लौटना तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह होगा जहाँ पर तुम बहुत कुछ सीख पाओगे। जैनमिन कहता है तो फिर ठीक है मैं वापस आ रहा हूँ। शेन कहता है मेरे पास में तुम्हारे लिए एक जरूरी काम है, मैं चाहता हूँ तुम एक लड़के एजेंट के ऊपर नजर बना के रखो। ये लड़का एजेंट 3 साल पहले अंकल बाई के साथ में एक जंगल के अंदर था, हमें लगता है उसको काफी सारी शानदार स्किल्स आती है जो कि अंकल बाई ने उसे सिखाई है। जैनमिन कहता है आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, उसके ऊपर मैं पूरी तरह से नजर बना के रखूंगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, वो दिन आ चुका है जब सभी डेसिबल्स को इंपीरियल एडिक्ट के लिए निकलना है। 3 ग्रुप के लोग आके इकट्ठा हो चुके हैं लेकिन वहाँ पे अभी तक चौथा ग्रुप नहीं आया है जो कि फोर्ज वैली का है। ये देखकर एक एल्डर चिल्लाया कहता है क्या हो रहा है ये सब, चौथा ग्रुप कहाँ रह गया, क्या फोर्ज वैली के डेसिबल्स जाने से डर रहे हैं, वो इस इंपीरियल एडिक्ट के लिए जाना नहीं चाहते? दूसरा डेसिबल कहता है हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, फोर्ज वैली के अंदर 3 डेसिबल है जो कि लड़ने में थोड़े पावरफुल है, टियान लोंग, मू लैंग और सियोन। इन तीनों के अलावा बाकी डेसिबल्स तो बिल्कुल बेकार ही है, उनकी टीम कहाँ से बनेगी? हर ग्रुप से 10 लोग आने थे, जब 3 ही लोग आएंगे तो बिल्कुल बेकार से लगेगा, इसलिए वो आए नहीं। तभी एकदम से वो सभी लोग वहाँ पर काफी सारे लोगों को आता हुआ देखते हैं। वो सभी कहते हैं देखो वहाँ पर कोई आ रहा है। ये देखकर कुछ डेसिबल बहुत चौंक जाते हैं। वो सभी कहते हैं ये फोर्ज वैली के एल्डर करना क्या चाहते हैं। फिर हम देखते हैं ये एजिन है, एजिन के साथ में 9 डेसिबल और है। एजिन इन 9 डेसिबल्स को लीड कर रहा है। एजिन आगे बढ़कर एक एल्डर से कहता है फोर्ज वैली के डेसिबल्स यहाँ पर आ चुके हैं, हम पूरे 10 हैं, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। वो एल्डर एजिन के पास में आता है और एजिन को एक पेपर पकड़ाते हुए कहता है इसके अंदर तुम्हारी सेफ्टी के बारे में लिखा हुआ है, इसको जिधर से पढ़ लो। एजिन थैंक यू कहते हैं उस पेपर को ले लेता है और फिर उसे पढ़ने लगता है। तभी एक डेसिबल कहता है नहीं ये नहीं हो सकता, हम इस लड़के एजिन को जानते हैं, ये लड़का केवल कल्टिवेशन के 4th लेवल पर है, ये किसी भी टीम को लीड नहीं कर सकता है। यहाँ पे जितने भी डेसिबल है वो कम से कम कल्टिवेशन के 5th लेवल पर है, उनके बीच में ये छोटा सा लड़का एक टीम को लीड करेगा, ये बिल्कुल भी सही नहीं है।
ये लड़का तो इस लायक भी नहीं है कि हमारे साथ हम चल सके। जिसको एजेंट स्टार्टिंग में थोड़ा थकने लगता है और फिर एकदम से उछलकर उस लड़के के ऊपर अटैक कर देता है और अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है और फिर उससे कहता है क्या क्या कहा तूने, जरा फिर से कहते हो। ये देखो डिसल बहुत डर जाता है। वो कहता है नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, तुम जो कर रहे हो वो सही हो, तुम बहुत ताकतवर हो, तुम हमारे साथ में चल सकते हो। मैं तो कुछ नहीं कह रहा। ये कहते हो डिसल बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी वहाँ पर एक एल्डर आ जाता है और अपनी उंगली से एजेंट की तरफ को इशारा करता है। उस एल्डर के ऐसा करते ही उसकी उंगली में से एक अजीब सी लाइट निकलती है जिसमें एजेंट आग पूरी तरह से गिर जाता है। इसके बाद वो एल्डर अपनी उंगली घुमाता है, उसके ऐसा करते ही एजेंट भी हवा में होने लगता है। एजेंट देखता है ये सब क्या हो रहा है। एल्डर चिल्लाए कहता है ये कितनी शर्मनाक हरकत है, अभी तो हम सेट से निकले भी नहीं और हमारी प्लेयर्स ने। एल्डर चिल्लाए कहता है ये कितनी शर्मनाक हरकत है, अभी तो हम सेट से निकले भी नहीं और हमारे डिसिबल्स ने आपस में फाइट करना शुरू कर दिया। ये कहते हुए एल्डर एजेंट को अपने स्किल यूज करके अपने पास में बुलाते हैं और फिर सबसे कहते हैं एजेंट फोर्ज वैली का सबसे ताकतवर डिसिबल है, ऐसा फोर्ज वैली के एल्डर ने कहा है, इसलिए हम इसे ताकतवर मानेंगे। फोर्ज वैली के एल्डर ने कहा है कि ये उस टीम को लीड करेगा तो यही करेगा। अब किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को दिक्कत है तो वो अभी आ गया है, अगर बाद में किसी ने किसी भी तरह की दिक्कत बताई तो उसको सजा मिलेगी, अभी दिक्कत बताई तो सजा नहीं मिलेगी, आपकी बात के बारे में सोचा जाएगा। ये सुनकर एक डेसिबल आगे बढ़ता है और कुछ कहने लगता है। तभी उसी डेसिबल की टीम की लीडर उसे रोक देती है और उसे कहती है नहीं तुम चुप रहो, तुम कुछ नहीं कहोगे। इस लीडर का नाम फैंग क्यूंग जी है। ये कहती है एल्डर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर आपको लगता है ये सबसे ज़्यादा ताकतवर है और फोर्ज वैली का लीडर बनने के लायक है तो हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लिए ये एक नॉर्मल डेसिबल की तरह है, जैसे बाकी वैलीज के एक एक लीडर है वैसे ही फोर्ज वैली का ये लीडर है, बस इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसको एल्डर कहता है बस मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, अब मुझे पूरा यकीन है तुम सब इस मिशन को काफ़ी अच्छी तरह से कंप्लीट करोगे। अब जल्दी सब के सब तैयार हो जाओ, पहले ही हम सब बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। तुम सबकी ये बेकार की बहस की वजह से हमने पहले ही निकलने का टाइम वेस्ट कर दिया है। तभी फोर्ज वैली का येलो डिसिबल कहता है फ्लैगशिप्स तैयार है, जो भी डिसिबल हमारे साथ में चलना चाहते हैं सबके सब जल्दी से इन शिप्स के ऊपर चढ़ जाएं। मैं जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना होगा। एजेंट सबसे पहले उन शिप्स के ऊपर चढ़ने लगता है और सोचता है पहले यहाँ पर कितनी ज़्यादा बहस हो गई है, मुझे जल्दी से ऊपर चढ़ जाना चाहिए। इन बेकार के लोगों की वजह से कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया, वरना अब तक तो हम आधे रास्ते में पहुंच जाते। ये सुनकर नीचे खड़ा हुआ डिसिबल कहता है ए तू ऐसा क्यों कह रहा है। तभी क्विंगजी उसे रोक देती है और उसे कहती है नहीं रहने दो, वो एक छोटा बच्चा है, उसे जो करना है वो करने दो, हम उसे तब तक कुछ भी नहीं करेंगे जब तक वो हमारे रास्ते में नहीं आएगा। ये लड़का जानता नहीं है ये जो अभी कर रहा है इससे खुद की इमेज खराब कर रहा है। इसके बाद में ये बंदा जिससे फोर्ज वैली का एल्डर खुद मिलने के लिए गया था शेन एजेंट देख कहता है एल्डर ने बिल्कुल सही कहा था, इस लड़के के ऊपर बहुत ज़्यादा नजर रखने की जरूरत है क्योंकि ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा जिद्दी है। अगर इसको अकेला छोड़ दिया तो पक्का या तो किसी से लड़ लेगा या फिर किसी को जान से मार देगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, वो फ्लाइंग शिप हवा में उड़ने लगती है, वो एक जगह पर रुकी हुई है। एजेंट और सारे डिसिबल्स अंदर आराम से बैठे हुए हैं। तभी एजेंट के मन में एक खुराफाती सा आइडिया आता है। एजेंट शेन से कहता है इस शिप के अंदर हो क्या गया है, ये शिप आगे क्यों नहीं बढ़ रही, क्या जो लोग इस शिप को चला रहे हैं उन्हें शिप को चलाना आता नहीं है, वो लोग तो बिल्कुल बेकार है, शिप कितनी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ये सुनो शेन कहता है हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो, मुझे एक बार जाके खुद से चेक कर लेना चाहिए, मैं चेक करके आ रहा हूँ, तब तक तो अपनी जगह से हिलना मत और किसी से भी लड़ाई करने की कोशिश मत करना। एजेंट कहता है ठीक है। इसके अंदर शेन वहाँ चला जाता है। शेन चलते चलते सोचता है कितनी अजीब सी बात है, इस शिप को फोर्ज वैली के अंदर ही बनाया गया था और इसके बावजूद भी फोर्ज वैली के डिसिबल ही इस शिप को चला नहीं पा रहे। ये कहते हैं शेन वहाँ जा रहा होता है, वही एजेंट के मुंह के ऊपर एक अजीब सी स्माइल होती है। एजेंट सोचता है पुराने दुश्मनों से मिलने का वक्त हो गया है। इसके बाद में एजेंट देखता है उस शिप के अंदर ही लिग युआन बैठी हुई है और मैं बता दूं लिग युआन वही लड़की है जिसके बॉयफ्रेंड को एजेंट ने मार दिया था। उसको मारने के बाद में ये लड़की एजेंट के घर पे आई थी और उसने एजेंट को बहुत बुरी तरह से पीटा था। शुरुआत में तो एजेंट से पीटा था लेकिन फिर एंड में इसे गाल के ऊपर एक रख के थप्पड़ मार दिया था और फिर इसके बाद में एक बहुत बड़ा पंगा हो गया था, लेकिन फिर किसी तरह से एजेंट उसके अंदर जीत गया और एजेंट को इनाम भी मिला। अब ये तो पुरानी बात है, अब सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। एजेंट लिग युआन से कहता है लिग युआन क्या हो रहा है ये सब, तुम अभी भी मुझ पर नजर बना के रखी हुई हो और तुम्हारे साथ साथ में ये डिसिबल भी लगातार मेरी तरफ देख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कभी भी मुझ पर अटैक कर देगा। इनकी नजरें बिल्कुल भी सही नहीं है, हम एक मिशन पे जा रहे हैं जिसमें हमें आपस में नहीं लड़ना है। लिग युआन एजेंट की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करती है और इधर देखने लगती है। एजेंट लिग युआन से कहता है इधर उधर क्या देख रही हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और अब ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम इतनी देर से लगातार मुझे देख रही थी, अब तुम देखोगी क्यों ना, 4 साल हो गए, 4 साल से तुम किसी न किसी बहाने से मुझसे बदला लेने का इंतजार कर रही हो। 4 साल पहले जो शुरू हुआ था तुम अभी तक उसे कंप्लीट नहीं कर पाई हो। मानना पड़ेगा तुम्हारा ये वाला प्लान बहुत शानदार है, सबके सामने तुम दिखाती हो कि तुम एकदम भोली हो और तुम्हारी किसी के साथ भी किसी भी तरह की लड़ाई नहीं चल रही है, लेकिन मन के अंदर तुम मुझे मानना चाहती हो, तुम बहुत ज़्यादा घटिया हो। एजेंट और लिग युआन की बातें दूर से 2 डिसिबल सुन रहे होते हैं। एक डिसिबल कहता है इस लड़के को जानते हो,
ये लड़का ये वही है जिसकी लिग युआन के साथ में लड़ाई हुई थी। लिग युआन इसके घर में घुसकर इसको बहुत बुरी से पीटी थी। दूसरा बंदा कहता है हाँ मुझे याद है, लेकिन मैंने तो सुना था लिग युआन जब इसे घर में घुसी थी तब एजिन ने लिग युआन के मुंह पर ही एक जोर से थप्पड़ मार दिया था। और पता है बड़ी बात क्या है, जब लिग युआन के थप्पड़ पड़ा था तब उस टाइम पर वहां पर बहुत सारे डिस्पर्स और 2-3 एल्डर्स भी थे। उनमें से कोई भी एजिन को कुछ भी नहीं कर पाया था और ना ही किसी तरह की सजा दे पाया था, बल्कि उन्होंने तो एजिन को इनाम दिया था। इस बात को 4-5 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इस बारे में हर कोई जानता है। तब भी लिग युआन एजिन से कहती है एजिन उस बात को 3 साल बीत चुके हैं, अब तो मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ, मैं अब तुम्हें मारना नहीं चाहती। तभी एजिन अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है ज्यादा नाटक मत करो, मुझे सब पता है, तुम इतनी देर से मुझ पर नजर रखी हुई थी तो तुम मतलब मुझे मारना चाहती हो। इसके अलावा कोई भी कारण नहीं हो सकता तुम्हारा मेरी तरफ देखने का, और तुम मुझे किसी तरह का पागल समझो जो कि बेटा लेकर अपनी मौत करने का इंतजार करेगा। जो मुझे मारने के लिए आता है मैं उससे पहले ही उसको मार देता हूँ। लिग युआन कहती है यानी कि तुम क्या करोगे, तुम मुझे मारने वाले हो, वो भी इन सब लोगों के सामने। ये सब लोग तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें बहुत बड़ी सजा हो सकती है अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो। इसी समय लिग युआन की एक दोस्त कहती है सिस्टर लिग युआन कह तो रही है वो तुम्हें मारना नहीं चाहती, बेकार में उनके हाथों से मरना क्यों चाहते हो, तुम उनके सामने कुछ भी नहीं हो। तभी दूसरी दोस्त कहती है हाँ ये सही कह रही है, तुम सिस्टर लिग युआन के सामने कुछ भी नहीं हो, उन्हें खुद से तुम्हें मारने की जरूरत नहीं है। हम इस मिशन के ऊपर जा रहे हैं, इस मिशन में तुम ही होगे जो सबसे पहले मरोगे क्योंकि तुम्हारा लेवल केवल 4th है, बाकी सब तो सबसे पहले मर जाएंगे, बाकी सब तो किसी न किसी तरह से बच जाएंगे, लेकिन तुम पक्के तौर पर मर जाओगे। यहाँ मिशन की स्टार्टिंग होगी और वहाँ तुम्हारा अंत होगा। फिर एजिन उन दोनों को जवाब देने के लिए आगे बढ़ता है। इसी समय एजिन की पूरी बॉडी अजीब से रिबन के कारण बुरी तरह से बन जाती है। एजिन अब बिल्कुल भी अपने हाथ पांव हिला नहीं पा रहा। एजिन पीछे की तरफ देखता है, ये सब कुछ क्विंग जी ने किया होता है। क्विंग जी एजिन से कहती है ए लड़के तेरी हिम्मत कैसे हुई,